हाय फ्रेंड्स। आज एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा अलग सा होगा। मैंने इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ डिविडेंड स्टॉक्स को लेके। मैंने डिविडेंड स्टॉक्स क्या होते हैं बेसिकली बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा। कोशिश ये करूँगा कि आपको आसानी हो समझने में। कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनियाँ ऐसी हैं जो हर साल अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को पास ऑन कर देती हैं। बेसिकली इसको ऐसे समझा जाए, जैसे कुछ एग्जांपल्स लिए जाएँ। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स किस तरीके की कंपनियाँ होती हैं। जैसे आपने देखा होगा आईटी कंपनियों में बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं, जैसे इन्फोसिस हुई, टीसीएस हुई। वो जो है वो अच्छा खासा डिविडेंड देती हैं, थोड़ा बहुत नहीं, वो अराउंड ₹100 के आसपास तक का उनका डिविडेंड होता है। पर ₹100 आपको शायद लगता हो ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा नहीं है। बेसिकली उनका अगर शेयर प्राइस देखेंगे तो उन कंपनी को शेयर प्राइस करीब 1700 है या 3000 के अराउंड चल रही हैं ऐसी कंपनियां, और वो आपको ₹100 का ₹150 का डिविडेंड दे रही हैं। तो बेसिकली वो डिविडेंड दे क्यों रही है? सबसे पहला सवाल ये है, शेयर होल्डर कोई भी हो उसका ये सवाल होना चाहिए कि भाई ये फ्री का पैसा मुझे दिया क्यों जा रहा है, ये डिविडेंड मुझे दिया क्यों जा रहा है। अब आप एज एन शेयर होल्डर ये कहेंगे यार दे रही है तो देने दो, तुमको क्या दिक्कत है भाई, तुम कौन हो? मैं शेयर होल्डर हूँ, मुझे पैसा दे रही है कंपनी वापस, मैंने इतना पैसा लगा रखा है, मुझे पैसा मिल रहा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बेसिकली होता ये है, आप ये देखें कि परसेंटेज टर्म्स में देखें। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। परसेंटेज टर्म्स में देखें कि शेयर प्राइस क्या है कंपनी का। क्योंकि होता ये है, आपको ये भी बता दूँ कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो वो पैसा जो है, वो जो प्राइस है वो एडजस्ट हो जाता है उसके शेयर प्राइस के साथ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कंपनी 3100 के रेट पे है, उसने ₹100 का डिविडेंड दिया, तो शेयर प्राइस जो है वो ₹3000 हो जाएगा। बेसिकली वो ₹100 जो है वो शेयर प्राइस से एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर आप रफली देखेंगे तो ये मैंने नहीं देखा कि 4-5% से ऊपर कोई डिविडेंड देता है। 5-6% इज़ द मैक्स, 6% इज़ मैक्स। आप बैंक में पैसा रख दो, क्या आपको एफडी में पैसा मिलेगा? इस समय भी अगर आप बैंक में एफडी करेंगे आपको 8% मिलेगा, लेकिन उस कंपनी में आपको 5% मिल रहा है, 6% मिल रहा है। तो बेसिकली आप अगर रिटर्न की बात मुझसे करें तो मैं यही कहूँगा कि आप ये देखो कि आपको एफडी में क्या रिटर्न बन रहा है और आपको इन बड़ी कंपनियों में क्या रिटर्न बन रहा है। तो खैर उस पर नहीं जाते हैं। तो बेसिकली अभी मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ कि डिविडेंड जो है, डिविडेंड पेइंग कंपनीज जैसे होती हैं, यहाँ शेयर का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज आपको रेफरेंस मिले, आपको समझ में आए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली होता ये है कि जैसे आईटी कंपनी है, टीसीएस हुई, टेक महिंद्रा हुई, इन्फोसिस हुई, ये सारी कंपनियां डिविडेंड देती हैं। तो डिविडेंड इसलिए देती हैं, बेसिकली उनका ये बताने का तरीका होता है, वो ये कहते हैं कि भाई देखिए हम अब उस लेवल पे उस साइज़ का ग्रोथ हम कर चुके हैं कि हमको आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है, हम और ज़्यादा बिज़नेस को बढ़ा नहीं सक रहे, हमारा जो ग्रोथ है वो बहुत ही लिमिट में रहेगा। इस समय तो आईटी सेक्टर खैर ख़राब कर रहा है, लेकिन लिमिट में रहेगा, एक लिमिट में रहेगा। इसीलिए वो जो कुछ भी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं वो हम अपने शेयर होल्डर्स को वापस पेड ऑफ कर दे रहे हैं, उनको दे दे रहे हैं। जिससे ये एक तरीके से बताने का तरीका है कि भाई देखिए ये पैसा हमने रोका नहीं, हमने प्रॉफिट कमाया, हम आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहे तो हम आपको पैसा वापस दे दे रहे हैं। एक तो ये एग्जांपल्स हो गए, ये हो गया आपका प्राइवेट कंपनियों का। अब आ जाइए सरकारी कंपनियां, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनियां, जैसे कोल इंडिया हुई, वेदांता हुई। वेदांता भी बेसिकली एक तरीके से गवर्नमेंट की उसमें हिस्सेदारी है, उस लिहाज से मैं उसको ले रहा हूँ। आप उसको प्राइवेट में भी पकड़ सकते हैं। बेसिकली कोल इंडिया हुई, बीपीसीएल हुई, एचपीसीएल हुई, आईओसी हुई, जितनी सरकारी बैंक हुए, ये सारे जो हैं ये सारे गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हैं। जैसे एनटीपीसी हुई, ये सारे कंपनियां क्या करती हैं, ये सब डिविडेंड क्यों देती हैं? ये डिविडेंड इसीलिए देती हैं कि बेसिकली होता यही है कि ये यही बताना चाह रही हैं कि हम आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उस पैसे को हम आपको ग्रोथ में नहीं लगा सकते, इसलिए हम आपको उसको एज एन डिविडेंड लौटा दे रहे हैं। इन टर्म्स आप अब देखें, अब जैसे मैं एक आपको वेदांता का एग्जांपल दूं। वेदांता में एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डिविडेंड दिया जा रहा था। इस बार उन्होंने करीब ₹7 और ₹16 डिसाइड किया, तो ₹23। इस समय शेयर प्राइस क्या चल रहा है? शेयर प्राइस चल रहा है करीब करीब 450 के आसपास। तो अगर आप देख लें 450 का 5% क्या होता है, तो 450 का 5% वही बन रहा है, करीब करीब ₹22-23 बन रहा है।
22-23 रुपया बन रहा है, वही आपको डिविडेंड दिया जा रहा है। तो आप अगर आपने फिर अपना पैसा वेदांता में क्यों लगा रखा है, आप एफडी कर दो, आपको एफडी में वो रिटर्न बनेगा। तो प्रॉब्लम ये है, हम लोग मार्केट में कोई दे रहा है ना पैसा तो हमें अच्छा लगता है, हम ये नहीं देखते, हम ये आर्ग्यू नहीं करते कि क्यों भाई, क्या कारण है। तो बेसिकली आप ये जानेंगे कि कुछ बढ़िया कंपनियां हैं जो ज़्यादा, अब जैसे एचयूएल है, एचयूएल आप एफएमसीजी की सेक्टर की कंपनी है, आईटीसी है, ये सब आपको डिविडेंड दे रहे हैं। क्या डिविडेंड दे रहे हैं? कभी आईटीसी, एचयूएल तो फिर भी ठीक ठाक डिविडेंड देता है मेरे ख्याल से, साल भर में करीब करीब उसने पिछले 1 साल में मैंने देखा कि अराउंड 100 रुपीज़ के आसपास उसने डिविडेंड दिए। तो दैट इज़ अ डिसेंट वन, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी आप देखें इन टर्म्स ऑफ वैल्यू देखें कि वो क्या परसेंटेज दे रहे हैं। उसका शेयर प्राइस चल रहा है 2200-2400 रुपये, वो डिविडेंड दे रहा है 100 रुपये। तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अराउंड, अगर हिसाब लगाया जाए 2200 के हिसाब से 1100 होता है, 1100 इज़ 50%। तो करीब करीब अगर 110 रुपये भी वो देंगे तब जाके कहीं आप उसको कह सकते हैं कि 5% हो रहा है, शायद ये कैलकुलेशन हुआ। खैर मेरे कैलकुलेशन पे नहीं जाइए, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिविडेंड स्टॉक्स जो हैं वो आपको ये रिटर्न देते हैं। अब सरकारी कंपनियों में होता यह है कि वो डिविडेंड इसलिए देते हैं क्योंकि वो बेसिकली शेयर होल्डर्स को ये रिझाते हैं, ये दिखा के कि देखिए आपका पैसा सुरक्षित है, हम भारत सरकार के अंडर हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं आपका पैसा लेकर, बल्कि हम डिविडेंड के रूप में आपको पैसा वापस दे रहे हैं। बल्कि मेरा ये मानना है कि सवाल ये होना चाहिए कि आपके पास ये जो प्रॉफिट है आप इसको आगे क्यों नहीं लगा रहे किसी दूसरे बिज़नेस में जिसमें कि आपको ग्रोथ मिले। तो हम जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका माइंडसेट ख़राब होता है, हम गलत तरीके से चीज़ों को देखते हैं। हम ये सवाल नहीं करते कि भाई आप 1 लाख करोड़ की कंपनी हो, आपको हर सालाना आपको प्रॉफिट हो रहा है 2000-5000 करोड़, तो इसको आप कहीं नए व्यापार में लगाओ, वहाँ से आपको रिटर्न बन के आए, वहाँ से आपको प्रॉफिट बन के आए, वहाँ से आपको ग्रोथ मिले, कोई दूसरे व्यापार में लगाओ पैसा। प्रॉब्लम क्या है सरकारी कंपनियों में, खैर प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, गवर्नमेंट ही बहुत ज़्यादा उसमें वो होता है, वो कहते हैं आप ये कर नहीं सकते, आप वो नहीं कर सकते, बहुत सारे के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनियाँ तो खैर मैं उनसे कोई उम्मीद नहीं करता हूँ, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स की बड़ी कंपनियाँ हैं उनमें कम से कम ये जगह होनी चाहिए कि वो एटलीस्ट इस चीज़ को सही तरह से स्ट्रीमलाइन करें। बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि आपको ग्रोथ की तरफ देखना चाहिए, वो कंपनियां जो ग्रोथ कर रही हैं उनकी तरफ देखिए। अब ग्रोथ जो कर रही होंगी कंपनियां उसमें भी रिटेलर्स का अलग सवाल होगा। अब वो आप वहाँ मुझे ये सवाल आएगा कि आप बताओ कि इतना इन्वेंट्री क्यों है, इन्होंने इतना माल क्यों रख रखा है, आप ये बताओ इनका कैश फ्लो क्यों नेगेटिव है। अरे भाई वो माल बेच रहे हैं। अब मैं बहुत सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी 1000 करोड़ का सेल कर रही है, ठीक है, तो 1000 करोड़ का सेल कर रही है, उस 1000 करोड़ के सेल में उसको 200 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है थोड़ी देर के लिए, दैट इज़ ऑलमोस्ट 20% का प्रॉफिट बन रहा है कंपनी का, 1000 करोड़ का वो सेल कर रही है। तो अब आप मेरे को बोलोगे भाई इन्वेंट्री में क्यों कंपनी ने 1600 करोड़ का माल रख रखा है। वो 1600 करोड़ का माल इसलिए रखा है क्योंकि उसको आगे दिख रहा है कि मेरे जो है आगे चल के डिमांड आने वाली है। इस साल मैंने 1000 करोड़ का माल बेचा है, अगले साल हो सकता है मेरा सेल 1500 करोड़ 1600 करोड़ का हो। तो इसके लिए मेरे पास माल तैयार होना चाहिए, क्योंकि कोई माल भी बनाने में भी तो समय लगेगा, उसका भी टर्नओवर रेशियो होगा, वो समय लगेगा उस माल को बनाकर तैयार करने में। आप अगर इन्वेंट्री नहीं रख के चलोगे तो माल बेचोगे कैसे। मान लो ग्राहक आया तो अब आप कहोगे रुक जाओ मैं बना के लाता हूँ माल, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है। बेसिकली बात ये, हम माल को बनाकर रेडी रखते हैं, कस्टमर जब आएगा तो हम बनाकर उसमें हमने संग दिया। अब होता क्या है, कंपनी जब आगे बढ़ने की कोशिश करती है या वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करती है या सेल बढ़ाने की कोशिश करती है तो वो करती क्या है, वो करती है कि माल बनाकर रेडी रखती है, तुरंत बेचती है। उसके बाद होता क्या है, जिनके बीच में आपस में टर्म्स की कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, कई लोग जो अच्छा ज़्यादा माल, अब उस 1000 करोड़ में मान लीजिए उसके पास 2 पार्टी ऐसी है जो कम से कम 150 200 करोड़ का माल ले रही है उससे। तो अब वो कहेंगे भाई 200 करोड़ का माल है, मैंने तुमसे लिया, अब मैं तुम्हें पेमेंट अभी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हें पेमेंट 60 दिन बाद करूँगा। तो ऐसे टर्म्स होते हैं। अब वो पैसा क्या होगा, आपको ट्रेड पेएबल्स में दिखेगा या ट्रेड रिसीवेबल्स में दिखेगा।
अब आप कहोगे भाई ये ट्रेड रिसीवेबल क्यों बढ़ा हुआ है आपका, आपके पास कैश क्यों नहीं है, कैश बैलेंस क्यों नहीं है। भाई वो पैसा तो ट्रेड रिसीवेबल में पड़ा हुआ है, जिसको मैंने माल दिया वो बोल रहा है 60 दिन बाद पैसा देगा। तो आप इस क्वार्टर में ये सवाल उठा रहे हो, आपका सवाल सही है, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, बिल्कुल सही सवाल है, पूछो, पर चीज़ों को समझो कि कहाँ जा रही है कंपनी। तो जो कंपनी आज ये कहे कि मैं 1000 करोड़ की सेल कर रहा हूँ, आगे चल के मैं अपने ग्रोथ को बढ़ाऊँगा, मैं सेल को बढ़ाऊँगा, तो उन कंपनियों में आप पैसा डालेंगे तो आपको बनस्पत ज़्यादा रिटर्न बनेगा। इस एग्ज़ाम्पल को समझाने का मेरा कहने का मतलब यही था कि बेसिकली मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो होते हैं, वो अपने प्रॉफिट को आपके साथ इसलिए बाँट देते हैं क्योंकि वो उनको ये मालूम है कि हम आगे ग्रोथ नहीं कर पाएँगे। हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड है, लेकिन जो ग्रोथ मेकिंग स्टॉक्स होते हैं वो अपने उस पैसे को फिर कहीं और इन्वॉल्व कर देते हैं जहाँ से उनको और रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो ये थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की मैंने। थैंक यू सो मच। आपके कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो ज़रूर पोस्ट करिएगा, और मैं ऐसे ही और कोई आपका डाउट हो तो उसको भी ज़रूर पोस्ट करें। थैंक यू सो मच।